सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ बीम्स का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है जिसमें सिंपली सेपरेट बीम में एक क्लियर स्पैन की बात की है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? अ सिंपली सेपरेट बीम ऑफ क्लियर स्पैन। डेटा पहले कॉपी करेंगे। क्लियर स्पैन ये दिया है 5.5 मीटर का, सपोर्टेड ऑन अ 250 mm वाइड एंड बेरिंग। इसको बोलते हैं एंड बेरिंग। एंड बेरिंग का मतलब होता है विड्थ ऑफ सपोर्ट। ये सपोर्ट है, विड्थ ऑफ सपोर्ट वो दिया है 250 मिलीमीटर का। इट इज 250 मिलीमीटर मतलब 0.25 मीटर। द बीम हैज टू कैरी ए सर्विस यूडियल। सर्विस बोला या फिर सेफ बोला, सर्विस सेफ या फिर वर्किंग लोड बोला, बात एक ही है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना दिया हुआ है? 45 किलो न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है एक्सक्लूडिंग इट्स ओन सेल्फ वेट, मतलब इस वेट में, इस यूडियल में सेल्फ वेट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है। डिजाइन द बीम इफ इट इज लैटरली सपोर्टेड। ये बीम लैटरली सपोर्टेड है, ऐसा उसने दिया है। सी याद रखना, लैटरली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग कंप्रेशन जो फ्लैंज होता है ना, जैसे ये आई सेक्शन है, ये बीम है, आई सेक्शन की बीम होती है। ऐसी बीम जिसमें जो ऊपर का फ्लैंज है वो स्लैब के अंदर एम्बेडेड होता है। क्या होता है? स्लैब के अंदर एम्बेडेड होता है। तो उसी को हम बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड या फिर लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम बोलते हैं। अज्यूम करेंगे Fe410 की प्लेट है या स्टील है, जिसमें यील्ड स्ट्रेस मिलता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है 410 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का। ठीक है। अब हम इसका सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले लोडिंग कैलकुलेशंस निकालेंगे, क्योंकि इसमें सेल्फ वेट नहीं दिया ना। यहां लिखा था एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब सेल्फ वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सेल्फ वेट का फॉर्मूला देता हूं, आपको याद रखना हो। अगर आपको सेल्फ वेट ऑफ बीम निकालनी है ना, तो फॉर्मूला है टोटल लोड बाय 300, टोटल लोड बाय 300। अब टोटल लोड कैसे निकालेंगे? देखो, आपकी जो बीम है सिंपली सपोर्टेड है। सी, ये पहले फिगर ड्रॉ कर लो। ये बीम है अपनी, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है। क्लियर स्पैन मतलब सपोर्ट से लेकर सपोर्ट तक का डिस्टेंस, इनर टू इनर बोलते हैं उसको। इनर टू इनर डिस्टेंस कितना है? क्लियर स्पैन ये दिया है 5.5 मीटर। और एंड बेरिंग कितना है? 250 का है, मतलब 0.25 मीटर का एंड बेरिंग है। ठीक है। सो आप क्या करेंगे? क्लियर स्पैन से पहले इफेक्टिव स्पैन निकाल लो। इसके सेंटर से लेकर इसका सेंटर तक का डिस्टेंस वो आपको निकालना पड़ेगा। सो एल इफेक्टिव विल बी, क्या करेंगे? क्लियर स्पैन में ऐड करेंगे इस सपोर्ट का आधा प्लस इस सपोर्ट का आधा, वो बन जाएगा पूरा BS। जब जब क्वेश्चन में क्लियर स्पैन दिया रहेगा ना, तो आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना मैंडेटरी है। तो इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे? एल इफेक्टिव विल बी, क्लियर स्पैन है 5.5 का और बेयरिंग है 0.25 मीटर का। दोनों को ऐड कर लो तो आएगा 5.75। दिस विल बी 5.75 मीटर विच इज योर इफेक्टिव स्पैन। तो अब ये अपना इफेक्टिव स्पैन मिल गया। टोटल लोड यहाँ पे अपना जो यूडीएल आ रहा है वो कितने का है? 45 का है। दिस इज 45 का यूडीएल है। तो 45 का यूडीएल यहाँ कॉपी करना। टोटल लोड कैसे निकालेंगे? जो भी यूडीएल दे रहेगा ना, उसको इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। इफेक्टिव लेंथ कितना है? 5.75 डिवाइड बाय 300। यहां से अपना डेड लोड मिल जाएगा, इसको हम लोग सेल्फ वेट बोलते हैं। तो 300 इंटू, सॉरी 45 इंटू 5.75 डिवाइड बाय 300, यह आएगा 0.86 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है।
अब उसके बाद आपको जो सर्विस यूडीएल दिया है, जो आपको सर्विस यूडीएल दिया है, यूडीएल, डब्ल्यू बोल दो या इसको लाइव लोड बोल दो, एक ही बात है, वो दिया है 45 का अलग से, वो यहाँ लिखोगे। एंड देन टोटल लोड निकाल लो, इसको दोनों को ऐड कर लो। 45 का समझ लो एक लाइव लोड है, एंड डेड लोड कितना है 0.86 है, तो 45 प्लस 0.86 दैट बिकम्स 45.86 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया अपना टोटल लोड, दिस इज योर टोटल लोड। अब आप इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर लो, फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। सी फैक्टर्ड लोड का मतलब होता है डिजाइन लोड, क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन लोड बोलते हैं, विच इज डब्ल्यू। तो क्या करना, जो भी वर्किंग लोड है 45.86 का, 45.86 का वर्किंग लोड है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 45.86 इंटू 1.5 करेंगे, ये आएगा 68.79 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 68.79 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गया आपका फैक्टर्ड लोड। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। याद रखना क्लियर स्पैन जहां जहां दिया रहेगा वहां पे आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा, क्लियर स्पैन में विड्थ ऑफ द बेरिंग ऐड कर देना। ठीक है, अब इसके बाद की स्टेप्स पूरी सेम है। पहला है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ये स्टेप अपना 2 आ जाएगा। अभी आपको पता है बीम कैरिंग यूडीएल है, बीम कैरिंग यूडीएल है, इसका बीएमडी ऐसा पैराबोला बनता है ना, ये सबको मालूम है, आपने पढ़ा था बेसिक में। इसका बीएमडी बनता है WL²/8। तो MU का फॉर्मूला क्या रहेगा, WU L इफेक्टिव का स्क्वायर बाय 8, मतलब WL²/8 ही बोल रहा हूं मैं। तो 68.79 इफेक्टिव स्पैन है 5.75 का स्क्वायर बाय 8। तो यहां से आप मोमेंट निकाल लो। और सॉरी एक मिनट, यहां गड़बड़ हो गई है, हाँ करेक्ट है, 5.75 है, 5.75 का स्क्वायर बाय 8। ये आता है 284.29 किलो न्यूटन मीटर। कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट MU। अब तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे फैक्टर्ड शियर फोर्स। विल फाइंड फैक्टर्ड शियर फोर्स, मतलब सिस्टम में शियर फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स कितना आ रहा है, उसको VU बोलते हैं। VU का फॉर्मूला होता है WU L इफेक्टिव बाय 2, मतलब WL/2 बोल रहा हूं मैं। WU कितना है, 68.79 का लोड है, इफेक्टिव स्पैन है 5.75 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 68.79 इंटू 5.75 डिवाइड बाय 2, ये आता है 197.77 किलो न्यूटन। दिस इज योर VU, ये अपना क्या फैक्टर शियर फोर्स VU। अब चौथे स्टेप में हम निकालेंगे सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, मतलब सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए एक पैरामीटर निकालते हैं। याद रखना हम लोग बीम में यूजुअली आई सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे आई सेक्शन का। और ये सिलेक्ट करने के लिए आपको स्टील टेबल एंड इंडियन स्टैंडर्ड 800 की हेल्प लेनी है। इसको हम बोलते हैं स्टील बीम, आई सेक्शन को बोलते हैं रोल्ड स्टील, स्टील बीम बोलते हैं। तो सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए एक पैरामीटर निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको, ZP, मतलब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MU, मतलब अल्टीमेट मोमेंट, डिवाइडेड बाय FY डिवाइडेड बाय गामा M0। फॉर्मूला क्या है, ZP बराबर MU मतलब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट अपॉन FY बाय गामा M0। अपना MU कितना है 284.29 है, इंटू 10⁻⁶ में कन्वर्ट कर लेना, मतलब न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन FY कितना है 250 है, डिवाइडेड बाय 1.10। यहां से आप ZP निकाल लो। तो 284.29 इंटू 10⁻⁶, 250 बाय 1.1। सो आपका जो ZP रिक्वायर्ड है वो आता है 1250, 1250.876 10⁻3। इसको गिनते हैं mm क्यूब में, ठीक है।
मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। 284.29 इंटू 10⁻6, आप लोग को भी मेरे साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। 250 बाय 1.1 ये आता है 1250। आपको कैलसी में, इस कैलसी में ईएनजी का ऑप्शन है, यहाँ पे ईएनजी का ऑप्शन है। अगर आप ईएनजी प्रेस करते हो तो 10 पावर समथिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे आंसर चाहिए 10 पावर 3 में। अब इसको आप लिखो 1250.876। 10 पावर 3 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10 पावर 3 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब याद रखना आईएस कोड आपको निकालना है, हम लोग चूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, बीम के क्वेश्चन में हम लोग ISLB सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी सीरीज है? ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड। एल मतलब लाइट वेट होता है, एल मतलब क्या है? लाइट वेट है, लाइट वेट बीम होती है। तो इसके लिए आपको इंडियन स्टैंडर्ड 800 जो अपना कोड है, इसका पेज नंबर खोलना है 138। मैंने अपने ऐप में आपका आईएस कोड इंस्टॉल कर लिया है, आईएस कोड आपको अपलोड कर दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो ये अपना आईएस कोड है, आईएस कोड का पेज नंबर आपको खोलना है 138। अब आपको ऐसा स्टील बीम चूज करना है जिसका ZP इससे बड़ा हो। देखो आपको बता दो कैसे करना है। देखो ये आपका पेज नंबर 138 है, दिस इज पेज नंबर 138। क्या करना है आपको? आपको ऐसा LB सीरीज का बीम चूज करना है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइटवेट बीम चूज करना है जिसका प्लास्टिक मॉडुलस, ये दिख रहा है प्लास्टिक मॉडुलस मतलब ZP की बात कर रहा हूं, जिसका ZP 1250.876 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बीम होना चाहिए पहले लाइट वेट का, LB का। तो देखो पहला वाला है ISWB, मेरा काम का नहीं है। देखो एक ISLB 600 है, ISLB 600। इसका अगर मैं देखूं, इसका अगर हम देखें तो इसका ZP, इसका ZP कितना एक बार चेक करना अपने से। इसका ZP है 2798, तो बहुत बड़ा होगा, वो नहीं चलेगा। थोड़ा और कम में देखो, ISLB 550 का देखो, तो 550 का भी ऑलमोस्ट डबल टू 8 के आसपास है, तो वो भी बहुत ज्यादा है। ISLB 400 देख लो एक बार, ISLB 400 देखो, ये दिख रहा है ISLB 400 वाला। तो ISLB 400 का कितना चेक करेंगे? ISLB 400 का कितना है? वो है 1099। अब 1099 तो 1245 से छोटा ही है। अपना ZP कितना देख लो, अपना ZP है 1250, तो 1099 से वो छोटा ही है, मतलब ये नहीं चलेगा। 1099 1250 से छोटा है, ये नहीं चलेगा, मतलब ISLB सूटेबल नहीं है। तो ISLB 450 चेक कर लो, तो ISLB 450 ये वाला है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, ये अपना ISLB है। इसका ZP देखो 1401.35 है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो क्योंकि इसका ZP 1250 से ऊपर ही है, 1401 चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ISLB कौन सा लिया हम लोगों ने? 450। तो चूज ISLB 450 जिसका ZP जो कि अवेलेबल है कितना, वो अवेलेबल है 1401.35। तो यहाँ लिखो 1401.35 सेंटीमीटर क्यूब में वो, तो मिलीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻3 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आप निकाल लो इसका डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन है 450, मतलब H बोलते हैं उसको, 450 का ओवरऑल डेप्थ होगा। उसके बाद इसका विड्थ ऑफ लाइंस कितना है? वो है 170 mm का, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ लाइंस कितना है? 13.4 है, तो TF बोलते हैं इसको, 13.4 मिलीमीटर। उसके बाद TW कितना है? 8.6 है, तो वेब थिकनेस है 8.6 मिलीमीटर का। उसके बाद बस यहाँ से काफी था। अब आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX भी लगेंगी और इसका रूट रेडियस भी लगने वाला है, इसको बोलते हैं रेडियस एट रूट। तो ये आपको दो चीजें स्टील टेबल से मिल जाएंगी, तो आप अभी स्टील टेबल भी निकाल लो। स्टील टेबल भी मैंने आपके ऐप में अपलोड कर लिया है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप सॉफ्ट कॉपी यूज कर सकते हो। ये स्टील टेबल है। स्टील टेबल में आप लोग सबसे पहले देखना कंटेंट, कंटेंट में आपको मालूम पड़ेगा कौन से सेक्शंस अवेलेबल है। तो ये है अपने कंटेंट्स,
जैसे पहला टेबल नंबर 1 है, रोल स्टील बीम्स बोला इसने, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, तो आ जाओ पेज नंबर 2 पे। अपने को ना ISLB 450, तो आप देख सकते हो ISLB यहाँ पे पहले पन्ने पे ही है, ISLB 450 ये है, ठीक है। आपको चाहिए इसका IXX, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट XX एक्सिस, ठीक है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, ये देखो, ये है IXX 450 का, ये है IXX 27536.1। तो इसका जो IXX है वो है 27536.1, 27536.1 वो दिया है सेंटीमीटर पावर 4 में, वो दिया है सेंटीमीटर पावर 4 में, ठीक है। तो आप उसको मिलीमीटर पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, 27536.1 इंटू 10 पावर 4, ये हो जाएगा mm पावर 4। अब निकालेंगे रूट रेडियस, मतलब रेडियस एट रूट बोलते हैं उसको, रूट रेडियस। ये आपको मिलेगा स्टील टेबल में मिल जाएगा, पर नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, बाजू वाले पेज पे, थर्ड वाले पे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है रेडियस एट रूट, तो अपना क्या था, ISLB 450 था ना। तो एक मिनट, 1 2 3 4 5, 5 से सेकेंड रो, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ये वाला है। तो इसका जो रूट रेडियस है ये 16 के आसपास है, आप एक बार चेक करना। तो इसका जो रूट रेडियस है वो कितना है, 16 है, सेकेंड रो वाला था ना अपना सेक्शन, यस। तो ISLB 450 का रेडियस एट रूट चेक करना, वो आता है 16 मिलीमीटर का, ठीक है, यस। तो R1 की जो वैल्यू है वो होती है 16 मिलीमीटर। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि हम लोगों ने सेक्शन कैसे चूज किया, ZP वर्कआउट किया। ZP अवेलेबल जो है ISLB 450 का वो बड़ा है किससे, ZP रिक्वायर्ड से, ये ZP रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है अपना 1250, तो अपना इससे बड़ा ही है, ओके बोल देंगे, ठीक है। अब आएंगे स्टेप नंबर 5 पे, सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे B/TF का। सेक्शन को क्लासिफाई करना मतलब ये बताना कि सेक्शन तुम्हारा प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग IS कोड का पेज नंबर 18 यूज करते हैं, याद रखना, वी मेक यूज ऑफ पेज नंबर 18। अब इसमें पहले रेशो निकालते हैं B/TF का। B मतलब होता है BF/2, B होता है BF का आधा, मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज का आधा। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होती है। ये I सेक्शन अपना, ये होती है इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज BF। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, 170 है, 170 का हाफ करेंगे कितना आएगा, वो आ जाएगा 85, ठीक है। तो अब निकालो B/TF का रेशो, 85 डिवाइडेड बाय 13.4 कर देंगे, 85 डिवाइडेड बाय 13.4 विच इज 6.34, विच इज 6.34। हाँ। तो अपना B/TF का रेशो कितना है, 6.34 है। अब आप IS कोड का पेज नंबर 18 निकाल लो, ये अपना IS कोड है, पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 में यहां दिया टेबल नंबर 2, क्या लिखा है, रोल्ड सेक्शन B/TF का रेशो। अगर B/TF का रेशो 9.4 एप्सिलॉन से कम आता है, 9.4 एप्सिलॉन से कम आता है, याद रखना एप्सिलॉन की जो फॉर्मूला होता है ना, वहां लिखा है 250/Fy पावर हाफ। एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो अपना जो रेशो है B/TF का, B/TF का जो रेशो है ये 9.4 से अगर कम आता है ना, तो इसको प्लास्टिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक सेक्शन। 9.4 से बड़ा और 10.5 से छोटा है तो कॉम्पैक्ट बोलते हैं, 10.5 से बड़ा और 15.7 से छोटा है तो सेमी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो रिमेंबर, अगर B/TF का रेशो 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 रहेंगी, क्योंकि फॉर्मूले में 250/Fy है ना, तो Fy अपना हमेशा 250 होता है, तो एप्सिलॉन विल बी 1।
तो ये इसके हिसाब से ये बन रहा है प्लास्टिक सेक्शन। दिस इज प्लास्टिक सेक्शन बिकॉज देखो वैल्यू 9.4 से छोटी आ रही है। ठीक है, अब आपको एक और रेशो निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डी बाई टी डब्ल्यू का रेशो। अब ये रेशो क्या क्या होता है, देखो ये बीम का ओवरऑल डेप्थ है h विच इज 450, ये है थिकनेस ऑफ फ्लैंज tf, इसको फ्लैंज का थिकनेस बोलते हैं। फिर ये जो इतना हिस्सा है ना इसको बोलते हैं रूट रेडियस, इसको बोलते हैं रूट रेडियस। तो बचा हुआ जो ये है बीच का हिस्सा इसको बोलते हैं स्मॉल डी। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल डी बोलते हैं इतने हिस्से को। तो स्मॉल डी अगर आपको वर्कआउट करना है ना तो कैसे वर्कआउट करेंगे, एच में से ऊपर से फ्लैंज नीचे से फ्लैंज सबट्रैक्ट कर लो, तो 2tf सबट्रैक्ट कर लिया, और 2 बार रूट रेडियस भी सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स r1 भी सबट्रैक्ट कर लो। तो स्मॉल डी विल बी h कितना है 450 है, फ्लैंज का थिकनेस कितना है 13.4 है, और रूट रेडियस है 16 का। तो 450 माइनस 2 इंटू 13.4 माइनस 2 इंटू 16, दिस इज 391.8, ये आता है 391.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल डी आ गया। अब आप डी बाई टी डब्ल्यू का रेशो निकाल लो, 391.8 अपॉन वेब थिकनेस कितना है, वेब का थिकनेस है 8.6, ये आता है 45.55। अब कोड पे आ जाओ, आईएस कोड का पेज नंबर सेम 18 निकालना। ये देखो क्या लिखा है, न्यूट्रल एक्सिस एट द मिड डेप्थ डी बाई टी डब्ल्यू। अगर ये डी बाई टी डब्ल्यू का रेशो 84 से कम आया, 84 एप्सिलॉन से कम आया, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन। दिस इज लेस देन 84 एप्सिलॉन, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक सेक्शन। ये किसमें आता है? प्लास्टिक सेक्शन में आता है। तो अब दोनों जो क्राइटेरिया थे, पहले बी बाई टी एफ का रेशो और डी बाई टी डब्ल्यू का रेशो, दोनों से आपको मिल रहा है प्लास्टिक सेक्शन। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ISLB 450 क्या है, एक प्लास्टिक सेक्शन है, इट इज अ प्लास्टिक सेक्शन। ठीक है, चलो अब छठवें स्टेप पे आएंगे। इसके छठवां स्टेप है चेक फॉर शेयर कैपेसिटी, ये चेक फॉर शेयर बोल दो। अभी चेक फॉर शेयर का जो फॉर्मूला है ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टेबल नंबर 2 लिख लो बिकॉज हमने टेबल नंबर 2 से लिया है। चेक फॉर शेयर में पेज नंबर आपको रेफर करना है 59। ठीक है, आपको निकालना है VD, इसको बोलते हैं शेयर कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? शेयर कैपेसिटी। तो पेज नंबर निकाल लो आप 59। सो पेज 59 निकालेंगे। The factor design shear force Vu in a beam due to external action shall satisfy V less than equal to VD। मतलब जितना भी shear force आ रहा है ना वो shear capacity से कम होना चाहिए। ठीक है, अब VD क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ है, वो होता है Vn अपॉन गामा एम नॉट। क्या लिखा है? Vn अपॉन गामा एम नॉट। गामा एम नॉट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अगेंस्ट शेयर फेलियर। सी फिगर नंबर सी 5.4.1 बोलता है। अब Vn का जो फॉर्मूला है ना यहाँ लिखा है, Vn का मतलब होता है नॉमिनल शेयर कैपेसिटी, उसकी वैल्यू होती है Vp, और Vp का फॉर्मूला है AVFy बाय रूट 3। तो फॉर्मूला कैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, VD बराबर Vn अपॉन गामा m0। Vn का फॉर्मूला क्या बोला इसने? Vn बराबर Vp बोला, और वो है AVFy बाय रूट 3। लिखा ना AVFy बाय रूट 3, और गामा m0 मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस से। ठीक है, चलो AV का मतलब होता है shear एरिया, वी कॉल इट shear एरिया। तो इसका फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है, द shear एरिया में बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। आई एंड चैनल सेक्शन के लिए मेजर एक्सिस बेंडिंग हॉट रोल्ड रहा तो H इंटू टी यूज करना, मतलब ओवरऑल डेप्थ यूज करना। वेल्डेड रहा तो D इंटू टी डब्ल्यू। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अपना वेल्डेड सेक्शन है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे D इंटू टी डब्ल्यू। अगर आपने H इंटू टी डब्ल्यू भी यूज किया तो आपको गलत नहीं मिलने वाला, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ वेल्डेड सेक्शन। सो एरिया शेयर एरिया लेंगे हम लोग D इंटू टी डब्ल्यू। यहां से हम लोग VD निकाल लेंगे, AV कितना है? D इंटू टी डब्ल्यू FY बाई रूट 3 गामा m0। स्मॉल d कितना है? 391.8
वेब थिकनेस है 8.6 इंटू 250 बाई रूट 3 1.1। इसकी वैल्यू आती है 442.12 10 पावर 3 न्यूटन, मतलब 442.12 किलो न्यूटन। दिस इज द डिजाइन शेयर कैपेसिटी वीडी। ठीक है, अब आप एक चीज करना, जो आपने वीडी निकाला ना, इसको पहले 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करना। ये क्यों करना मैं आगे बताता हूं। मतलब मैंने वीडी का 60% लिया, 0.6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 0.6 इंटू 442.12, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया, ये आता है 265.27 किलो न्यूटन। अब Vu जो अपना फैक्टर शेयर फोर्स था स्टेप नंबर 3 और 0.6 Vd को कंपेयर करो। ठीक है, अपना Vu कहां पर है, ये Vu है 197.77 197.77 और ये कितना है 265.27। तो Vu की वैल्यू 0.6 Vd से छोटी है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल शेयर। क्या बोलते हैं इसको, मतलब शेयर फोर्स ज्यादा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, इट इज लेस देन 60% ऑफ कैपेसिटी, तो इट इज कॉल्ड एज स्मॉल शेयर, इट इज सेफ। ये क्या है, काफी सेफ है। ठीक है, लार्ज शेयर में क्या होता है, Vu की वैल्यू अगर 0.6 Vd से बड़ी है तो उसको लार्ज शेयर बोलते हैं। उसको सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका अलग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। हाल फिलहाल याद रखना, Vu लेस देन 0.6 Vd इट इज कॉल्ड स्मॉल शेयर विच इज सेफ, दोनों सेफ है। ठीक है, चलो अब पेज नंबर 59 होगा, इसका आप क्लॉज नंबर भी लिख लो, आपको एग्जाम में क्लॉज नंबर लिखना कंपलसरी है। तो क्लॉज नंबर है 8.4। ये छठवां स्टेप हो गया। अभी सातवें स्टेप पे आ जाओ। इसका सातवां स्टेप है चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ। चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ मतलब हम लोग इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। वो निकालने के लिए आपको पेज नंबर 53 निकालना पड़ेगा। यू टेक आउट पेज नंबर 53। अब इसको ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, व्हेन द फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स डज नॉट एक्सीड 0.6 Vd। अब समझो मैंने 0.6 Vd क्यों निकाला, क्योंकि कोड बोलता है कि अगर Vu की वैल्यू फैक्टर शेयर फोर्स की वैल्यू 0.6 Vd से कम है, where Vd is the design shear strength of the cross section, then the design bending strength may be taken as by this formula। मतलब md का फॉर्मूला क्या रहेगा तब, md बराबर बीटा बी zp इंटू एफ वाई बाय गामा एम नॉट। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ को हम लोग md बोलते हैं। तो जब Vu की वैल्यू 0.6 Vd से छोटी है, देन md का ये फॉर्मूला है, बीटा बी zp एफ वाई बाय गामा एम नॉट। बीटा बी की वैल्यू कितनी है एक बार चेक करना, आईएस कोड में दी हुई है। बीटा बी की वैल्यू होती है 1, इट इज टेकन एज 1, तो बीटा बी 1 ले लो। जेडपी कौन सा लेना, जो हमने सेक्शन चूज किया ना ISLB 450, उसका जेडपी कितना है 1401.35 है ना, तो वो लेना ऊपर। ठीक है, तो इट इज 1401.35 10 पावर 3 था। एफ वाई है 250 बाय 1.1। यहां से आप एमडी निकालो, तो 1401.35 इंटू 10 पावर 3 इंटू 250 बाय 1.1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 318.48 10 पावर 6 आती है। 10 पावर 6 में अगर मोमेंट आता है ना, तो उसका यूनिट बनता है न्यूटन मिलीमीटर। न्यूटन पर नहीं बोलना, न्यूटन मिलीमीटर बोलना। दिस इज 318.48 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। इसको कंपेयर करना MU के साथ, मतलब अल्टीमेट फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के साथ, जो कि आपने स्टेप 2 में निकाला था। MU आपके सिस्टम में मोमेंट कितना रहा है, 284 का रहा है, पर आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी जो मोमेंट की स्ट्रेंथ है ना वो 318 है। तो MD बड़ा है MU से, इसका मतलब आप सेफ हो किसमें, सेफ इन बेंडिंग, आप बेंडिंग में सेफ हो। ठीक है, मतलब आपकी जो बीम है ना वो बेंडिंग को रजिस्ट कर सकती है अच्छे से। ये होगा सातवां स्टेप। अब आएंगे 8वें स्टेप पे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफर्म यूनिवर्सिटी में आता ही है। अभी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से एटलीस्ट 15 मार्क्स का तो आना ही है। पहले ये 20 मार्क्स का आता था, अब ये 20 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है,
सो स्टेप नंबर 8 निकालेंगे, इसको बोलते हैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब बीम कैरिंग यूडीएल है, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 5/384 WL की पावर 4/EIXX। ये फॉर्मूला है यूडीएल वाले केस का। अब इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो स्मॉल w है ना, ये आपको वर्किंग लोड लेना है, इसको फैक्टर मत करना, क्योंकि डिफ्लेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो वर्किंग स्टेज पे ही करते हैं, मतलब उसमें कोई सेफ्टी अप्लाई नहीं करते हैं। तो पुट करेंगे 5/384, छोटा w कितना है विदाउट फैक्टर्ड, देखो ये टोटल लोड था W 45.86, ये हम लोग चूज करेंगे। फैक्टर्ड लोड गलती से भी मत लेना, ठीक है? तो 45.86 क्या है अपना टोटल लोड है। लेंथ कितनी है? इफेक्टिव लेंथ क्या थी? 5.75। 5.75 मीटर में था, उसको मिलीमीटर में लेना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हो जाएगा 5750 पावर 4 अपॉन ई की वैल्यू स्टैंडर्ड है 2 इंटू 10⁵ होती है स्टील के लिए, और IXX अपने निकालते 27536.1 10⁴, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक कर लो। यस 27536.1, इसका एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकल जाएगा 5/384 45.86 इंटू 5750 पावर 4 अपॉन 2 10⁵ 27536.1 10⁴, ये आता है 11.85 मिलीमीटर। दिस इज द एक्चुअल डिफ्लेक्शन, मतलब इतना डिफ्लेक्शन आने वाला है। पर कोड जो परमिट करता है ना, परमिसिबल IS कोड ने परमिट किया है L/300 का, कि L/300 परमिटेड है, इससे ऊपर नहीं आने को ना। लेंथ है 5750 अपॉन 300 करो अपॉन 300, ये आता है 19.16 मिलीमीटर। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन छोटा है परमिसिबल से, एक्चुअल डिफ्लेक्शन इज लेस देन परमिसिबल, तो वी आर सेफ, हम लोग क्या है? सेफ है। तो दिस इज स्टेप नंबर 8, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब लास्ट की 2 स्टेप और बाकी है, ठीक है? अगर आपने यहां तक भी किया ना, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 15, पर फुल मार्क्स लो, 8वां और 9वां स्टेप कर लो, ठीक है? चलो स्टेप नंबर 9 करेंगे। So let's start step number 9. This is called check for web buckling. Web buckling. अब क्या होता है ना, ज्यादा लोड की वजह से ना, ज्यादा लोड की वजह से आपका जो वेब है, सी ये अपना आई सेक्शन है, ये इसका फ्लैंज है, एंड ये इसका वेब है। ज्यादा लोड की वजह से क्या होता है ना, आपका वेब बेंड होता है, ये ऐसा बकल होता है, इसको बोलते हैं वेब बकलिंग। तो वेब बकलिंग को चेक करना पड़ता है आपको कि वो बकल नहीं होने को ना, ठीक है? तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सी आपका जो एंड बियरिंग है, मतलब विड्थ ऑफ द सपोर्ट है, वो कितना है? विड्थ ऑफ द सपोर्ट है आपका 250 का, दिस इज 250। अभी बीम को प्लेस करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक स्टील की बीम रखेंगे, यहां पर एक स्टील की प्लेट रखेंगे, एक स्टील प्लेट है, इसको बियरिंग प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बियरिंग प्लेट, जिसका विड्थ होता है 150 का, ये हमने अज्यूम किया है। आपका जो क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द सपोर्ट दिया है एंड बियरिंग कितने का दिया? 250 का दिया। तो 250 के प्लेट में, सॉरी 250 के बियरिंग में जब हम लोग बीम को प्लेस करेंगे ना, तो सबसे पहले अपने को बियरिंग प्लेट रखनी पड़ेगी, एंड देन उसके ऊपर आपको ऐसा आपके बीम को बिठाना पड़ेगा। सो दिस इज योर आई सेक्शन, ये अपना आई सेक्शन है, ठीक है? सो ये आपकी स्टील बीम आ गई। अब हम क्या करेंगे, बीम का सेंटर पे मार्क कर लो, ये बीम का सेंटर है। अब आपका जो बीम है उसका ओवरऑल डेप्थ कितना है? उसका ओवरऑल डेप्थ है
450 का, और इसका सेंटर कितना का वो आएगा 225 का। दिस इज 225, ठीक है, मतलब बीम का आधा, 450 का आधा 225। अभी आईएस कोड का पेज नंबर निकाल लो। आईएस कोड का पेज नंबर निकालना 67, तो पेज नंबर 67 रेफर करना है इसके लिए। आईएस कोड क्या बोलता है, 67 है। आईएस कोड क्या बोलता है, द लोड carrying web stiffness shall be provided where compressive force is applied to the flange by the load or reaction exceeds the buckling strength। अगर आपकी बकलिंग स्ट्रेंथ कम पड़ रही है तब आपको वेब स्टिफनेस का इस्तेमाल करना है। मतलब जो वेब को रजिस्ट वेब की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं उनको वेब स्टिफनेस बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना वेब का, फॉर इवेल्युएटिंग द स्लेंडरनेस रेशियो, अब आपको चेक फॉर वेब बकलिंग में स्लेंडरनेस रेशियो वर्कआउट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक इफेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ती है जिसकी एरिया का फॉर्मूला है B1 प्लस N1 इंटू TW, ठीक है। इसकी जो एरिया होती है ना, इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या है, B1 प्लस N1 इंटू TW, ठीक है। तो यहाँ पे B1 क्या है, ये आपका B1 है, ये वाला 150, इसको आपने B1 बोला, 150 इज योर B1। अब N1 क्या बोला उसने, रीड करते हैं। N1 is the dispersion of the load। N1 क्या है, dispersion of the load है through the web at the 45 degree angle to the level of half of the depth of the cross section। अब आपको क्या करना है, यहां से एक एंगल ऑफ डिस्पर्जन लेना है 45 डिग्री का, सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन तक के, मतलब बीम के सेंटर तक के। तो बीम के सेंटर तक का डेप्थ कितना बनता है, वो 225 बनता है। तो उस हिसाब से ये जो है ना, इसको उसने N1 बोला है। डिस्पर्जन विड्थ की बात कर रहा है वो, तो N1 वो विड्थ है। तो अगर एंगल 45 रहा ना, तो अगर हाइट इसकी 225 है तो ये भी उसका 225 ही रहने वाला है। B1 कितना है, वो है 150, तो एरिया क्या बनेगी, B1 है 150, N1 है 225 इंटू वेब का थिकनेस है 8.6 का, तो 150 प्लस 250 400 इंटू 8.6, ये आता है एरिया 3440 mm स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया निकाल कर रखना। अब आपको निकालना पड़ेगा इसमें स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, स्लेंडरनेस रेशियो जो कि होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ कितना है अपना, हाँ इफेक्टिव लेंथ इसमें हम लोग लेते हैं 0.7d, मतलब वेब की डेप्थ का 0.7, और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है TW/√12। क्योंकि जो वेब है ना आपका, वो ऐसा रेक्टेंगल होता है बीच से, तो रेक्टेंगल का R मिनिमम का फॉर्मूला होता है T/√12, मतलब थिकनेस ऑफ वेब बाय √12। यहां से लैम्डा निकालेंगे, 0.7 इंटू 391.2 है ये। डी कितना है, 391.2, सॉरी 8 है, 0.8 अपॉन वेब थिकनेस है 8.6 बाय √12, तो 0.7 इंटू 391.8 अपॉन 8.6 बाय √12, ये आता है 110.47। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना पड़ेगा इसका डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग अपने को मिलता है FCD, वी कॉल इट FCD, एक डिजाइन स्ट्रेस है। तो लैम्डा वर्सेस FCD का एक टेबल है, ये टेबल याद रखना। जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगा ना आगे में, सब क्वेश्चंस में आपको पेज नंबर 42 ही रेफर करना है, टेबल नंबर 9C है वो, ठीक है। रिमेंबर दिस पेज 42। सो पेज 42 दिखाना, पेज 42। सी पेज 42 इज फॉर बकलिंग क्लास C। आपका जो वेब है ना वो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो रेक्टेंगल शेप बकलिंग क्लास C में आता है। ये KL/R का मतलब होता है लैम्डा, स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं इसको। आपको हमेशा यील्ड स्ट्रेस जो है ना वो 250 पे सेट करना है। अब आपका लैम्डा कितना देखो, आपका लैम्डा है 110.47, तो 110.47 ये आता है 110 और 120 के बीच में। तो 110 पे
110 के लैम्डा पे एफसीडी कितना है 94.6 है और 120 पे 83.7 है, तो 94.6 एंड दिस इज 83.7। यहाँ पे आपको एफसीडी निकालना है, यहाँ पे आपको एफसीडी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटरपोलेशन। तो एफसीडी कितना आएगा देखेंगे। इंटरपोलेट कैसे करते हैं, पहले ये वैल्यू कॉपी करना 94.6 प्लस 83.7 माइनस 94.6 अपॉन 120 माइनस 110 इंटू 110.47 माइनस 110। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक, जिसमें पहले ये कॉपी करना प्लस ब्रैकेट लगाना दिस माइनस दिस अपॉन 120 माइनस 110 इंटू दिस माइनस दिस करना, ठीक है। सो दिस इज द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो यहां से हम लोग एफसीडी निकाल लेंगे 94.6। अब वैसे आप एग्जाम में टाइम मत वेस्ट करना, आपका लैम्डा का वैल्यू 110.47 है, तो आप उसको 110 पे भी ले सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। इंटू 147 आता है 94.08, ऑलमोस्ट सेम ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो बकलिंग का जब जब नाम आता है ना, तो ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ता है। ये सेम प्रोसेस आपको बिल्टअप सेक्शन में भी करना है, कंप्रेशन लेवल में भी करना ही है, ठीक है, तो याद रखना है। अब इसका स्ट्रेंथ निकाल लो, बकलिंग स्ट्रेंथ। बकलिंग स्ट्रेंथ होती है एफसीडी इंटू एरिया। एफसीडी है 94.08 और इसकी एरिया कितनी है, ये है एरिया 3440 3440। दिस इज हाउ मच 323.66 323.66 10 पावर 3 न्यूटन में आ रहा है। मतलब बकलिंग स्ट्रेंथ कितना हो गया 323.66 किलो न्यूटन, जो कि फैक्टर्ड शेयर फोर्स वीयू से बड़ी है। याद रखना वेब जो बकलिंग होती है ना, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीक होती है या फिर हेवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड के आजू बाजू में होती है। तो इसको आप वीयू से कंपेयर करना, ये वीयू से बड़ा है मतलब ये सेफ है, दिस इज सेफ, ठीक है। अब एक बार लास्ट स्टेप बचा अपना, स्टेप नंबर 10। इसको बोलते हैं चेक फॉर वेब क्रिपलिंग, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग। मतलब वेब का मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाना, वेब का मटेरियल वीक हो जाना, उसको बोलते हैं वेब क्रिपलिंग। तो इसके लिए भी आप सेम फिगर ड्रॉ करना, बस थोड़ा सा क्लॉज अलग है। ये आपका सेम बेरिंग प्लेट आएंगे इधर, ऊपर में आपकी बीम आ जाएंगी, ये बीम अपनी, ये बीम का सेंटर है, ये बीम का ऊपर वाला हिस्सा है। देखो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज। क्योंकि आप बीम को ऐसा प्लेस करोगे ना, तो सबसे नीचे में क्या आएगा, फ्लैंज आएगा, उसके ऊपर में आएगा रूट रेडियस, तो इसके ऊपर में आएगा रूट रेडियस R1, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर लो, ये अपना है 150, ठीक है, तो इसको बोलते हैं B1। अब कोड का पेज नंबर सेम निकालो, क्या था वो इफेक्टिव एरिया वाला, यस, कहाँ गया, पेज नंबर था वो 67, ठीक है। अब देखो bearing stiffness बोलते हैं इसको। bearing stiffness shall be provided for the webs where forces applied through a flange by load or reaction exceeds the local capacity of the web at its connection to the flange, Fw given by। ये क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग का स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है B1 प्लस N2 इंटू TW Fy बाय गामा M0, ठीक है। तो इसमें जो N2 है, N2 कैसे निकालते हैं वो देख लो, लेंथ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन थ्रू द flange to the web junction at a slope of 1 in 2.5 to the plane of flange। कोड ऐसा बोल रहा है कि ये जो आपने बीम ड्रॉ की ना, देखो मैं फिर से ड्रॉ करो अच्छे से, एक सेकेंड, दिस इज द बीम, ओके, ये फ्लैंज का थिकनेस है और ये इसका रूट रेडियस है R1। इतने लेवल तक के आपको लेना है,
इतने लेवल तक के आपको जो स्लोप पकड़ना है वो पकड़ना है 1 in 2.5 का स्लोप लेना, ठीक है। अब ये तो आपका 150 है, ये हो गया 150, इसको अपन B1 बोलते हैं, वी कॉल इट B1। और ये है आपका N2, दिस इज योर N2, ठीक है। तो यहाँ पे N2 कैसे निकालेंगे, देखो फ्लैंज का थिकनेस कितना है, ये है 16 और फ्लैंज का थिकनेस है अपना 13.4 है, दिस इज 13.4, दोनों को ऐड कर लो, 13.4 प्लस 16 करेंगे, ये आएगा 29.4, दिस हाइट इज 29.4। इतने लेवल तक आपको निकालना है। तो यहाँ पे N2 कैसे निकालेंगे, 29.4 का जो हाइट है ना उसको स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करो, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू 2.5, दिस विल गिव यू N2 73.5, ठीक है, ये आएगा मिलीमीटर में। अब आप उसका स्ट्रेंथ निकाल लो। वेब का स्ट्रेंथ क्या है, वो था B1 प्लस N2 इंटू TW Fy बाय, क्या था फॉर्मूला, Fy बाय गामा m नॉट, ये फॉर्मूला है। B1 है अपना 150, N2 कितना रहा 73.5, ये 8.6 है एंड ये 250 है बाय 1.1 हो गया। यहां से वेब का स्ट्रेंथ कितना आता है चेक करेंगे, 150 प्लस 73.5 इंटू 8.6 इंटू 250 बाय 1.1, so this value is coming out to be 436.84 किलो न्यूटन। ये अपना वेब का स्ट्रेंथ है क्रिपलिंग में। दिस इज मोर देन VU, ये VU से बड़ा है, मतलब ये सेफ है, इट इज सेफ, ठीक है। तो ये था एक बड़ा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ बीम कॉल्ड एज लैटरली सपोर्टेड बीम, जिसमें मैंने सारे चेक्स आपको करके दिया। अभी कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है पेपर में कि वो बोलता है कि कुछ ही चेक्स परफॉर्म करो, चेक फॉर शियर करो, चेक फॉर बेंडिंग करो या चेक फॉर डिफ्लेक्शन करो, तो उस समय पे सारे चेक्स मत करना, जितना बोला उतना करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन केस आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है गुरबानी सर्स इंजीनियरिंग एकेडमी, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसमें जो भी आपको सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनी यूनिवर्सिटी अगर आपको सब्जेक्ट्स ज्वाइन करने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।